प्यारे साथियों, आपके लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए वीडियो लेकर आए हैं। जिन बच्चों को भी गणित में डर लग रहा है तो आज के बाद आप डरना भूल जाइए, क्योंकि आपको अब डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 हमारा पहले ही आ चुका है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहां से पार्ट 1 को देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपके गणित के पूरे डर को भगा देंगे। इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, किस हर एक टाइप के इस ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो नो डाउट आप लगे रहिए, हमारे साथ देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे जरूरतमंद छात्रों को शेयर भी कीजिए। तो नो डाउट है कि आपका परीक्षा बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आपके मित्र का भी परीक्षा बहुत बेहतर होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि 7/20 जो है ये 10 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत होता है तो अशांत होता है। कैसे पहचानते हैं कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा? तो इसका आप हर देखिए, हर में कितना वैल्यू है, हर में आप कहिएगा हर में यहाँ वैल्यू है 20। तो 20 को आप गुणनखंड कीजिए, 20 का फैक्टर कीजिए। अगर आप 20 का फैक्टर करते हैं तो आप पाते हैं कि इसमें 2 से लगाइएगा पहले तो 10 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो फिर 5 आएगा। तो अब कहिएगा कि 2 2 और 5 आया, 2 गुना 5 आया। ठीक है, अगर हर में 2 2 केवल आए या 5 5 आए या 2 या और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरह की संख्याएं अगर आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो नो डाउट है आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पाई के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कि पाई क्या है? तो पाई याद रखिए, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका मौसम हमको दे रखा है 15 और लौसा भी दे रखा है 105। तो एक संख्या भी दे रखी है 5, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। आप पढ़ चुके हैं कि दूसरी संख्या कैसे प्राप्त करते हैं। तो सेकेंड नंबर हम प्राप्त करने के लिए लिखते हैं, सेकेंड नंबर क्या? तो मौसा गुणे लौसा बट्टा पहली संख्या। तो यहां मौसा कितना है? 15। तो आप कहिएगा 15 गुना लौसा कितना? 105 भागा कितना? तो एक संख्या, पहली संख्या कौन सी है? 5 ना, तो 5 से आप भाग दीजिएगा। तो 5 से 15 काटिए तो बचती 15। 3 को 105 से गुना कीजिए तो 315। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 315, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछ रहा है कौन सा संख्या जो है इसमें से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो रूट में ही रह जाए और रूट से बाहर ना निकल पाए। तो पहली संख्या देखिए -9/√16 है। तो अब कहिएगा कि इसमें -9 तो ऊपर -9 ही रहेगा, लेकिन नीचे में क्या होगा? √16 4 का स्क्वायर होता है, 4 का जोड़ा लग जाएगा इसमें, तो 4 बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। √3/5 ये संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि जोड़ा नहीं है। अब जानते हैं कि रूट में जिसका जोड़ा लगता है वही रूट से बाहर निकलता है, तो यहाँ जोड़ा नहीं लग पाएगा, इसलिए बी सही उत्तर है। 1/100 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/100 10 का स्क्वायर होता है, 10 आ जाएगा। यहाँ कहिएगा 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 होता है, और 64 8 होता है, तो 6/8 हो जाएगा। तो ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी कट भी जाएगा। 2 से काटिएगा 3, 2 से काटिएगा 4, 3/4 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। डी भी, सी भी हमारा परिमेय संख्या है। एक बी ही ऐसा है जो कि रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए बी हमारा सही उत्तर होगा चौथा का। 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां कहा जा रहा है 4 ऑप्शन जो दे रखे हुए हैं इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखिए, x² + 5 √x - 14। x रूट में नहीं होता है। अगर रूट में x दे दिया गया है तो जान लीजिए कि ये समीकरण हमारा द्विघात नहीं होगा, इसलिए हमारा पहला नहीं होगा।
दूसरा देखिए, दूसरा को अगर आप तोड़ते हैं तो क्या कहिएगा, कैसे तोड़िएगा आप, तोड़िएगा 2x स्क्वायर बराबर, उधर बट्टा और घटाव कीजिए, घटाव कीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा x होगा। ये यहाँ से यहाँ गुना जाएगा तो आ जाएगा 2x क्यूब बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर पावर ज़्यादा कितना हो गया, 3 ना, 3 हो गया तो ये तो त्रिघात हो गया, द्विघात तो है ही नहीं, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी x क्यूब दिख रहा है, पावर 3, द्विघात में कितना पावर होता है, 2 पावर होता है, इसलिए सी वाला भी आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन बच गया, इसका बट्टा पकड़ जोड़ कीजिए तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। ये x यहाँ से यहाँ गुना में जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। 2x को इधर भी ला सकते हैं आप, तो आइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण होगा। छठा क्वेश्चन में कहा जा रहा है 188 बट्टा 220 का सरलतम रूप क्या है। तो सरलतम रूप का मतलब क्या है, इसको काटना है और काट कर छोटा करना है, काटना है और काट कर छोटा करना है। तो क्या करेंगे, 188 बाई 220, 2 से काटिए तो कहिएगा 94, 2 से काटिए 110, फिर 2 से काटिए 47, 2 से काटिए 55, तो कितना मिल गया 47 बाई 55। कहाँ दिख रहा है आंसर, डी में दिख रहा है, तो डी हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां क्वेश्चन, किस द्विघात बहुपद का के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, किसी द्विघात बहुपद का। तो जान लीजिए द्विघात है माने घात कितना है, 2, जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा, शून्यक मतलब उसके उत्तर, ठीक है। तो शून्यक 2 घात है तो शून्यक भी हमारे अधिकतम 2 ही होंगे, त्रिघात रहेगा तो शून्यक 3 होंगे, ठीक है। चतुर्थ घात होगा तो शून्यक 4 होंगे, जितने घात उतने ही हमारे शून्यक होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं किसी अगले प्रश्न की तरफ। 8वां, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, कहिए कैसे। तो यहाँ जो p है वो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और गिनती वाली संख्या 1 2 3 4 भी हो सकती है। अगर आप p की जगह पर गिनती वाली संख्या को रखकर देख लीजिए, अगर यहाँ पर 2p + 1 जो है, अगर आप रखते हैं 2p की जगह पर 1 रखा आपने, फिर +1, कितना जगह, 2 का 2 और +1 मतलब 3, फिर आपने p की जगह पर 2 रखा गिनती की संख्या में, तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक, आराम से आपको मिल रहा है विषम संख्या, इसलिए विषम संख्या। लेकिन अगर इसमें देखिए p का मान 1 रखिएगा इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 का 2, 2 से गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, 3 से गुना कीजिएगा 2 में तो 3 दूनी 6, 2 का पहाड़ आ रहा है, माने भी ये सम संख्या आ रहा है, जबकि विषम संख्या किस में आ रहा था, विषम संख्या ए ऑप्शन में आ रहा था। यहाँ p में, p मतलब गिनती वाली संख्या रख सकते हैं, चाहे अब माइनस वाला भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, उसमें सम विषम दोनों आ रहा है। p में यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 बन जाएगा, फिर जब 2 रखिएगा 2 + 1 3 बन जाएगा, 3 रखिएगा 3 + 1 4 बन जाएगा। तो इसमें सम और विषम दोनों आ रहा है डी में, सम विषम। केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें आपको केवल विषम दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। 9वां क्वेश्चन है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है, यदि PR 8 सेंटीमीटर तो PS क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक वृत्त में के बाहर अगर आप एक बिंदु दे देते हैं, तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो बिंदु पर टच करेगी। ये स्पर्श रेखा जो खींची गई, एक का मान अगर आपको 8 है, दूसरे का मान कितना होता है, दूसरा भी तो उसके बराबर ही होता है, दूसरा वाला भी इसके बराबर, तो ये 8 तो ये भी 8 ही होगा। यहाँ तो नामकरण भी कर दिया कि ये P है, ठीक है। तो और यहाँ एक जगह पर R है और एक जगह पर S है, इसलिए याद रखिए कि और एक 8 होगा तो ये भी 8 ही होगा, दोनों का दोनों हमारा बराबर होता है, इसलिए PS का वैल्यू भी कितना होगा, 8 होगा, और 8 कहाँ है, ए में है, इसलिए ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा क्या होता है। तो ये सूत्र पूछ लिया गया है आपसे और इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है C/A और ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 11वां है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का कैसा हल होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो रैखिक समीकरण होता है तो उसके आलेख मतलब ग्राफ कितने तरह का बनता है, तीन तरह का बनता है। एक बनता है ऐसे, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। दूसरा होता है संपाती, पहला रेखा भी उसी पर दूसरा रेखा भी उसी पर, ठीक। तीसरा होता है समांतर। अगर एक बार कट रहा है मतलब कि आंसर एक ही होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। और दोनों रेखा एक ही पर आ जाए मतलब संपाती है, मतलब अनेक हल। और समांतर है तो कोई हल नहीं। तो यहाँ तो हमसे क्या मांग रहा था, समांतर रेखाएं हैं, तो हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं। तो क्या याद रखिएगा, क्रॉस कटेगा मतलब प्रतिच्छेद होगी, तो मतलब कि केवल एक हल जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। और एक ही रेखा पर दूसरा चढ़ जाए मतलब कि संपाती, जैसे एक के ऊपर दूसरा हो तो संपाती और वो अनेक हल, और एक दूसरे के समांतर हो तो कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है, 2x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। त्रिघात दिख रहा है ना, त्रिघात में क्या होते हैं, तीन तरह के शून्यक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके शून्यकों का योग बताना है। और हम जानते हैं इसके योग क्या होते हैं, माइनस बी बट्टा ए। यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी का मान कितना, देखिए ए का मान 2 है, बी का मान -5, सी का मान -14 और डी का मान 8 है। तो बी का मान कितना पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, -5 बट्टा और ए का मान कितना है शुरू में, एक्स क्यू में क्या लगा है 2, देखिए पुट करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस, तो +5/2, तो सही उत्तर कितना हो गया, 5/2 आंसर हो गया। और ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो सही उत्तर है 5/2 सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 9x स्क्वायर -1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये द्विघात समीकरण है, और जब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बोले ना आपको, तो याद रखिएगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, डी से चेक कर सकते हैं कि डी जो है उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, तो देखिए, तो b का वैल्यू कितना दिख रहा है, यहाँ तो x है ही नहीं, मतलब b है ही नहीं, b का वैल्यू 0 हो जाएगा। -4 इंटू ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर में क्या लगा है 9 ना, तो ये a का वैल्यू 9। c क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, c का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 9 चौके 36, 36 कैसा है, 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो कैसे होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। 3 कंडीशन है, याद रखिए 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा कंडीशन है d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, दैट मीन्स अल्फा और बीटा बराबर होगा। और d का मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब -1 -2 -3 इस तरह का आएगा, मतलब कि इसमें कैसा हो जाएगा, अवास्तविक होगा, मतलब इसमें उत्तर ज्ञात नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, इसमें कोण A का वैल्यू 42 है, कोण R का वैल्यू 80 है, कोण B क्या होगा। अब जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके दोनों त्रिभुज का जो कोण होते हैं वो कोण एक ही जैसे होते हैं। त्रिभुज ABC और ABC और PQR दोनों में ही क्या होंगे, जो कोण का वैल्यू इसमें होगा वही कोण का वैल्यू इसमें भी होगा। इसमें एक तो मान 42 मिल गया, दूसरा 80 मिल गया, तीसरा नहीं पता। तो हमको पता है ना त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 42
80 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 8 4 12, 112, सॉरी 122। अब 122 को 180 में से घटा दीजिए तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो घटाइएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये 7 हो गया, 7 में 2 जाएगा तो 5, और ये 1 से गया तो खत्म, मैंने 58 डिग्री आ गया। तो सही उत्तर क्या होगा 58 डिग्री। 15वां क्वेश्चन, बहुपद x² - 5 के शून्य क्या होंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुपद के बराबर क्या करते हैं, शून्य लेते हैं। -5 उधर जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमको, तो x² बराबर 5। रूट जब इधर से उधर जाता है तो क्या होता है, सॉरी x स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट बनाता है, और रूट के आगे प्लस माइनस होता है, तो रूट अंडर 5। रूट 5 कैसा, प्लस वाला भी, रूट 5 माइनस वाला भी। तो सही उत्तर कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो सही उत्तर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण जो देख रहे हैं आप 3x + ky = 0 और सेकंड समीकरण है 2x + 5y = 20, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा। आप अद्वितीय हल का शर्त जानते हैं कि a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो b1 / b2 के होता है। a1 का मान क्या दिख रहा है यहाँ, ये पहला समीकरण जो देख रहे हैं, पहला समीकरण में ही होता है a1, ये b1, उसका c1 0 है, कुछ नहीं है। यहाँ पर a2 b2 और c2 के रूप में यहाँ पर 20 दे रखा है, जो कि हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। अब a1 का मान पुट कीजिए, तो a1 कितना पुट कीजिएगा 3, a2 कितना पुट कीजिएगा यहाँ से 2, ठीक, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना पुट कीजिएगा, तो b1 कहिएगा k है, और b2 कितना है 5 है, ये 5 जो नीचे से यहाँ गुना जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू 5 दिया 15/2, और ये उत्तर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कैसे पहचानते हैं हम लोग, देखते हैं पहला पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, सभी पद के जो अंतर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी बोलते हैं। और डी कैसे प्राप्त करते हैं, तो डी प्राप्त करते हैं डी बराबर a2 डी बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, इस तरीके से प्राप्त करते हैं। और ये डिफरेंस देखिएगा बराबर आ रहा है तो सही है। अब देखिए यहाँ पर 0.33, इसमें से 0.3 घटाइएगा तो क्या आएगा 0.30। वही 0.33 को 0.333 में घटाइएगा तो वहाँ कितना आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा 0.300 आ जाएगा। इस तरीके से तो आप पाइएगा, डिफरेंस करके देख लीजिए, सॉरी मिस्टेक हो गया इसमें, तो कीजिएगा तो अब देखिएगा कि वहाँ पर डिफरेंस अलग आएगा। तो देखिए 0.33 में से आपने घटाया 0.3, ठीक है, या 3 का 3 होगा, यहाँ 0 डाल दीजिए, 3 में 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक, एक 0.03 आया। फिर 0.333 इसमें से घटाइए 0.33 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3 में 0 जाएगा तो 3 आएगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 0 मतलब 0। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, नहीं है, अतः पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन 2 4 8 16 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, फिर 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो पहला बार में अंतर क्या मिल रहा है, a2 माइनस a1 2 मिल रहा है, और फिर देखिए a3 माइनस a2 क्या मिल रहा है 4, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये भी बराबर, ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। 11 में से 1 घटाइएगा तो 10 आएगा, 111 में से 11 घटाएगा तो 100 आएगा, तो पहला बार में अंतर 10 आ रहा है और दूसरा बार में अंतर हमारा 100 आ रहा है, तो ये भी हमारा एपी में नहीं है। जबकि यहाँ देखिए 0 में से -4 है, तो -4 में 0 घटेगा तो -4 आएगा, फिर -8 में से -4 कीजिएगा तो फिर -4 आएगा, तो समय बराबर आ रहा है, इसलिए डी हमारा सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि -12 किस पाद में है। तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट को खींचिए और देखिए, ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। इधर x के इस तरफ जाइएगा तो क्या होगा, x हमारा पॉजिटिव होगा, और इस तरफ x जाएगा बाईं तरफ तो
निगेटिव होगा, y ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव होगा, y नीचे आइएगा तो निगेटिव होगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं क्या, यहाँ पर 1 लिखाएगा पॉजिटिव में, 2 लिखाएगा पॉजिटिव में, इसलिए x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। y का वैल्यू यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 पॉजिटिव होता है, इसलिए y भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब भुज और कोटि दोनों का मान धनात्मक में ही होगा। इसमें x हमारा निगेटिव होता है, इसलिए भुज का मान माइनस में होगा, और y का मान पॉजिटिव है, इसलिए y का मान पॉजिटिव है, इसलिए हमारा y प्लस में देखिए, मतलब कोटि का जो मान है वो हमारा पॉजिटिव होगा। तीसरा देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो तृतीय में देखिएगा तो क्या होगा, x भी निगेटिव है और y भी हमारा नीचे की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है, तो y बने कोटि भी हमारा निगेटिव है। जबकि हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, x पॉजिटिव और y निगेटिव। संख्या देखिए, दोनों संख्या क्या दिख रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दोनों की दोनों संख्या हमारी दिख रही है माइनस में है, इसलिए क्या कहिएगा, माइनस, दोनों माइनस किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा तृतीय पाद होगा। इसलिए चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 19वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। आप एपी में पढ़ रखे हैं कि जोड़ने के लिए क्या सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ए नंबर फॉर्मूला सही है, बी गलत है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा गिनती वाली संख्या का जोड़ निकालने के लिए, लेकिन फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बाई 2, इसलिए बी वाला हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, ए की जगह पर बी को लिख दिया, बी की जगह पर ए को लिख दिया, सी अपने सही जगह पर है। विभक्ति कर मांग रहा है, विभक्ति कर किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट को बोलते हैं, डी को। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो बी की जगह पुट कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पर क्या दे रखा है, बी दिया है, तो आप बी लिख दीजिए, और सी की जगह पर सी ही रखा है, तो सी हो गया ए स्क्वायर माइनस 4bc, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष -4 0 और 0 3 है। तो आपको बताने हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें याद है, और ये बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हम आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका भी सिखला देते हैं। मान लीजिए आप लिखते हैं यहाँ 1 2 और 3, ठीक। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/2, ठीक है, कोष्ठ, यहाँ लिखिए x ब्रैकेट y घटे y प्लस फिर x ब्रैकेट में y घटे y फिर प्लस x ब्रैकेट में y घटे y ब्रैकेट बंद, ठीक। 3 बार ऐसा लिख लीजिएगा। लिखने के बाद 3 को x लिखा है मैंने, 3 को x जो मैंने लिखा, इसमें आप क्या कीजिएगा कि तीनों x में आप पहला वाला x में 1 लिखिए, दूसरा वाला x में आप 2 लिखिए, और तीसरा वाला x में 3 लिखिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि जो y1 y देख रहे हैं, यहाँ ऊपर देखिए, ये जो गोल वृत्त खींचा था मैंने, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 1। तो यहाँ पर जो पहला x में 1 लगाया है, तो 1 के बाद क्या होगा 2, तो यहाँ y के पास 2 लिख दीजिए। फिर 2 के बाद क्या होता है 3, तो यहाँ y के बाद 3 लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, x2 है, x2 में 2 के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए 2 के बाद क्या होता है 3, इसे 2 के बाद 3 लिखिए, 3 के बाद फिर 3 के बाद क्या आएगा 1, इसलिए यहाँ 1 लिखिए। अब यहाँ देखिए x3 को देखिए, x3 में 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद क्या पड़ेगा 1 ना, 3 के बाद 1, और 1 के बाद 2, इसलिए 2 लगा दीजिए, फॉर्मूला तैयार हो गया। अब फॉर्मूला मान बैठाइए, तो इसके ध्यान रखिएगा त्रिभुज का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो मॉडुलस में होता है, ठीक है, मॉडुलस में होने के कारण से प्लस में ही आता है। 1/2, और साथ में ब्रैकेट में x1 है, x1 का मान कितना दिया है -4, तो -4 लिख दीजिए। ब्रैकेट में y2 का मान क्या देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, 3 माइनस y3 का मान कितना दिख रहा है 0,
ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का मान 0, अब 0 है तो ब्रैकेट में कुछ भी रहेगा तो सब 0 ही हो जाएगा, प्लस x3 का मान भी क्या देख रहे हैं आप यहाँ 0, फिर 0 प्लस कुछ मान में उठाइएगा तो गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये दो ब्रैकेट तो ऐसा ही खत्म हो गया 0 से गुना होकर, बच गया केवल ये, तो -4 को 3 से गुना कीजिए कितना होगा 12, -12 बट्टा 2 काटिएगा तो -6। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि क्षेत्रफल मॉडुलस में होता है, तो बाहर निकलेगा तो +6 होगा, इसे सही उत्तर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां है, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? तो यहाँ पर दिया है सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होंगे? पहले सर्वांगसम शब्द को समझिए। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है कोई दो चीज देखने में एक जैसी हो और आकार में भी वैसे ही हो, दोनों अगर बराबर होगा, हूबहू बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा, ठीक है। और अगर कोई छोटा और कोई बड़ा रहेगा तो सर्वांगसम नहीं होगा। हम तो समबाहु त्रिभुज खींचेंगे तो कोई छोटा भी खींच सकते हैं समबाहु त्रिभुज, एक बड़ा भी खींच सकते हैं समबाहु त्रिभुज, तब तो सर्वांगसम तो नहीं होगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है। समरूप का मतलब क्या होता है? देखने में ऐसा हो, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों चलेगा, ठीक है। इससे सही उत्तर क्या होगा? समरूप। हमारा आंसर बी करेक्ट है। 23वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बहुपद दे रखा है, इस शून्यक ए और बी है, तो 4a + b क्या होगा? a + b मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप क्या पढ़ रखे हैं? पढ़े हैं आपने -b/a आपने पढ़ा है 4 गुना b का मान कितना दे रखा है सवाल में? -3, ऊपर बैठाइए -3/a का मान कितना दिया सवाल में? कुछ नहीं, x² के साथ ना, तो क्या होगा 1, तो -4 12, तो -12, ठीक है। और ये कहाँ दिख रहा है आंसर आपको? तो ये दिख रहा है आपको, एक मिनट, b का मान -3 था और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव 12 आएगा। सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर b के आगे माइनस लगा हुआ है, तो अब b हमारा -3 था, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। 24वां क्वेश्चन में करा 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा? तो आप जानते हैं कि योग का सूत्र क्या आपने पढ़ा है? 24, तो जोड़ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि पढ़ा है SN बराबर, फॉर्मूला आपने पढ़ा है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 ब्रैकेट बंद d, यही आपने पढ़ा है। इसमें फॉर्मूला पुट कीजिए। यहाँ पर n का वैल्यू कितना दे रखा है? 24। a कौन सा है? 5 प्रथम पद, और सब में अंतर कितना का दिख रहा है? 3 का अंतर दिख रहा है। 5 में 3 जोड़कर 8 लाया गया। तो अब पुट कीजिए, SN कितना होगा? S24 बराबर 24/2 ब्रैकेट में 2 गुने a का मान कितना होगा? 5 प्लस n का मान 24 - 1 ब्रैकेट बंद गुने d का मान कितना दिख रहा था? 3। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा, 24 को 2 से काटिएगा तो कितना आएगा? 12, फिर ब्रैकेट बंद 5 दूनी 10 प्लस 24 में से 1 जाएगा तो 23 गुना 3, अब गुना कीजिए 12 गुना 3 × 9, 3 दूनी 6, गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 948, ठीक है। इसका सही उत्तर सी है। तो 24 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना 25वां क्वेश्चन। 5, 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? आपने मूल बिंदु से जब भी दूरी ज्ञात करनी होगी तो डायरेक्ट निकालिए √x² + y²। यहाँ पर x का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस y का भी मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 मतलब कि 50, √50, 50 को तोड़िए गुणनखंड, क्या होगा? तोड़िएगा तो 2 गुने 5 गुने 5, 5 5 का जोड़ा लग जाएगा तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 √2 सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26वां आते हैं। इसमें त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का मान 13 है, एक भुजा का मान 12 है, एक भुजा का मान 5 है। तो पूछा कौन सी क्या होगा? तो आप पढ़े हैं ना समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है कर्ण 13 होगा, ठीक, एक भुजा 12 की होगी, एक भुजा 5 की होगी। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, कर्ण का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25,
इस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके देखिए, तो आपको आ जाएगा कर्ण स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस प्रमेय से जब पढ़े ना, तो मिल जाएगा कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 13 जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण कितना होगा, 90 होगा। और बड़ी वाली भुजा 13 कौन है, ए बी, ये ए है और ये बी है। अगला भुजा, अगला पॉइंट अपने आप सी होगा, शीर्ष वर्टेक्स, तो सी कितना हो गया, 90। अब पूछ रहा है 27वां क्वेश्चन में कि 6 और 10 में कोटि कौन सी है। तो ब्रैकेट में याद रखिए कि पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है, और y को कोटि बोलते हैं और x को भुज कहते हैं, इसलिए कोटि का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। ये सही उत्तर क्या होगा, 20। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दो, अब कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। प्रमेय 6.6 आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब शॉर्टकट में इतना ही समझिए कि जो भुजा का मान दिया होगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 4/9 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। सही उत्तर कितना हो गया, बी। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, बीच की दूरी क्या होगी। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 5, 5 घटे 9 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 5 में से 9 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 5 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 3 का स्क्वायर ये ब्रैकेट में लिखाएगा, ठीक है, और 3 का -3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 16 और 9 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25। रूट में से 25 रहेगा तो किसका स्क्वायर था, ये 5 का, तो इसलिए वैल्यू कितना होगा 5, और सही उत्तर है डी। अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और ये 30वां क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, मतलब कि क्या करना है, एक ट्रायंगल हमें लेना है, जिस ट्रायंगल में हमें बतानी है, एक ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी और ये सी, इसमें एक भुजा भी समांतर ले लेते हैं डी और ई। तो कहा गया ए डी का मान कितना 3, इसका मान कितना 4। तो पूछ रहा है आपसे पूरा ए सी कितना दे दिया है 15, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें ए ई वाला पार्ट का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालिएगा। तो निकालने के लिए देखिए पूरा ए सी दिया है ना, तो आप ऐसे लिखिए ए डी बट्टा ए बी लीजिए, इधर भी लीजिए ए ई बट्टा ए सी लीजिए। ए डी का वैल्यू कितना 3, ए बी कितना होगा पूरा 3 और 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, बराबर ए ई कितना होगा नहीं पता तो उसको x मान लीजिए, और ए सी कितना दे रखा है 15, 15 तिया 45, तो x बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, ये भाग से गुना में जाएगा, 15 तिया 45 बट्टा 7, 7 से भाग मारिएगा तो कितना आएगा 7 42 दशमलव 45 से 42 गया तो 3 बचेगा, मतलब 30, 7 28 6.4, और कौन सा मान आ रहा है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट में हमें नीचे लिखिए क्या हाँ कठिनाई आ रही है, हम उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।